आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इमर्ज, राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विचार कैसे उभरा, ये जो थिंकिंग थी, ये जो आइडियोलॉजी थी, ये कैसे उभर करके सामने आई, इसको जानने के लिए आगे के कुछ टॉपिक्स को हमें समझना होगा। एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, एरिस्टोक्रेसी यानी कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग, मध्य वर्ग मिडिल क्लास तो आप जानते थे, एक नया मध्य वर्ग कैसे बना, एरिस्टोक्रेसी का क्या रोल था, इन चीज़ों को हम समझेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ में हम एरिस्टोक्रेसी के बारे में जानेंगे। सोशली एंड पॉलिटिकली अ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वॉज द डोमिनेंट क्लास ऑफ द कंटिनेंट। The members of this class were united by a common way of life that cut across regional divisions. They owned estates in the countryside and also town houses. They spoke French for purposes of diplomacy and in high society. ये फ्रेंच का इस्तेमाल किस लिए करते थे? डिप्लोमेसी के लिए, ठीक है, कूटनीतिक जो उनके आपसी व्यवहार होते थे उसके लिए करते थे, और आपसी बोलचाल की उनकी भाषा फ्रेंच हुआ करती थी जिसका वो इस्तेमाल करते थे। तो आपने यहाँ देखा कि ये जो एरिस्टोक्रेटिक लोग थे, जो कुलीन लोग थे, जो बड़े लोग थे, ये विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए थे और इनके पास काफ़ी लैंड प्रॉपर्टी होती थी। ये बहुत सारे भूभागों पे अधिकार रखते थे। साथ ही साथ इनके विभिन्न क्षेत्रीय विभाजनों के बावजूद इनके आपसी संबंध होते थे, एक दूसरे से वैवाहिक संबंध भी होते थे, ठीक है, और शहरों में इनकी हवेलियाँ होती थी। इस तरह से ये एक दूसरे से बंधे हुए थे। देयर फैमिलीज वेयर ऑफन कनेक्टेड बाई टाइज of marriages. This powerful aristocracy was however numerically a small group. यह एक क्या था? बहुत छोटा ग्रुप था। ये अपने आप में वैवाहिक संबंधों से बंधे हुए थे और काफ़ी प्रोस्पेरस ग्रुप था। ये सोशल ग्रुप था, भले ही छोटा ग्रुप था लेकिन पॉलिटिकली डोमिनेट करते थे और शासन में इनकी काफ़ी भागीदारी होती थी। ये The majority of the population was made up of the peasantry. To the west, the bulk of the land was farmed by tenants and small owners, while in Eastern and Central Europe, the pattern of land holdings was characterized by vast estates which were cultivated by सॉर्ब्स, ठीक है। तो आपने यहाँ क्या देखा कि ये जो पश्चिम में ज़्यादातर ज़मीन पर जो किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे और पूर्वी और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीरों में बटी थी जिस पर भूदास खेती करते थे, सर्फ्स खेती करते थे। भूदास यानी ऐसे दास जिनका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? भूमि पे खेती कराने के लिए या खेती के लिए किया जाता था, तो उनसे उनका इस तरह से यूज़ किया जाता था। आपने देखा एरिस्टोक्रेट का उनका प्रभाव, उनका अपना इस सोसाइटी पे किस तरह से वर्चस्व था। अब आते हैं हम नए मध्य वर्ग के बारे में जानते हैं, न्यू मिडिल क्लास के बारे में यहाँ समझेंगे इस टॉपिक में। ये जो नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ है इसमें हम न्यू मिडिल क्लास के बारे में समझेंगे। ओके, तो यहाँ हम न्यू मिडिल क्लास को जानेंगे। इन वेस्टर्न एंड पार्ट ऑफ द सेंट्रल यूरोप द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड meant the growth of towns and the emergence of commercial classes whose existence was based on production for the market. ये जो एक नया वर्ग उभर करके सामने आ रहा था वो किसकी वजह से हुआ? इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th century, बट इन फ्रांस एंड पार्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स इट occurred only during the 19th century. और इन्हीं में काम करने वाले जो लोग थे, जो वर्किंग क्लास था, ठीक है,
एक जो नया सोशल ग्रुप का फॉर्मेशन हो रहा था, इनके अपने इंटरेस्ट थे, इनकी अपने इनके हित थे, और ये इंडस्ट्रियल एरिया में रहते थे, वहाँ अपने आप को सेटअप कर लिया था इन लोगों ने उसके आसपास। इन्हीं लोगों से ये कुछ पढ़े लिखे लोग थे, और जिसमें क्लर्कियल और बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, इनके साथ जो वर्कर्स जुड़े हुए थे, ये एक नए एक एरिया का भी फॉर्मेशन हो रहा था, यानी शहरीकरण भी हो रहे थे, और साथ ही साथ एक नए मध्य वर्ग का विकास भी इसके वजह से हो रहा था। तो इन लोगों में ही क्या हुआ, ये जो थिंकिंग है, लिबरल थिंकिंग, या जो और अदर नेशनलिस्ट थिंकिंग है, उसका विकास हो पाया। इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप दिस ग्रुप्स वेयर स्मॉलर in number till late 19th century. It was among the educated liberal middle classes that ideas of national unity following the abolition of aristocracy privileges gain popularity. तो आपने क्या देखा, ये जो लिबरल्स थे, ये जो एजुकेटेड वर्ग था, इसी के बीच नेशनलिस्ट थिंकिंग रेज किया, और इसका बेस क्या था, प्रिविलेजेस को पूरी तरह से इरेडिकेट करना, उसे समाप्त करना। तो यहाँ ये जान लेना जरूरी है कि लिबरल्स क्या सोचते थे, लिबरल्स की थिंकिंग क्या थी, उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। बहुत सारे बच्चों ने इससे रिलेटेड क्वेश्चन किया था, चूंकि इस टॉपिक पे हम नहीं आए थे, इसलिए हमने उस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया। आज इसको यहाँ पे आप समझने की कोशिश करें। Ideas of national unity in early 18th century Europe were closely allied to the ideology of liberalism. The term liberalism derives from what? The Latin root liber, यानी लैटिन वर्ड से इसकी उत्पत्ति हुई है, लीवर से, जिसका मीनिंग क्या होता है, फ्री, आज़ाद। Okay. For the new middle classes, liberalism stood for freedom for the individual and equality of all before the law. But यहाँ इसे थोड़ा और क्लियर करना होगा, समझना होगा। इनके नज़र में इस टाइम जो लिबरल्स थे, यानी ये जो समय चल रहा था जब यहाँ पे रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी हो रही थी, यहाँ लिबरल्स जो थे, उनके मायने, उनकी जो थिंकिंग थी वो डिफरेंट थी, वो उस समय के हिसाब से थी, और उनका उस समय के हिसाब से मानना था कि यही सही है। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में यहाँ हम समझने की कोशिश करेंगे। ओके, पॉलिटिकली यहाँ दो पार्ट में इसे समझने की कोशिश करेंगे, पॉलिटिकली और सेकंड इकोनॉमिकली, जिसे हम नेक्स्ट पैराग्राफ में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पॉलिटिकली इट emphasize the concept of government by consent. Since the French Revolution, liberalism had stood for the end of autocracy and clerical privileges, and a constitution and representative government through parliament. 19th century liberals also stress the inviolability ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। यानी आपने क्या देखा, ये जो 19th सेंचुरी के लिबरल्स थे, उनके नज़र में लिबरल थिंकिंग के मायने क्या थे, वो सबको समान मताधिकार के पक्ष में तो नहीं थे, लेकिन बहुत सारे अधिकारों को देना चाहते थे। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति, संविधान और संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते थे, यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी को डेवलप किया जा सकता था, निजी संपत्ति को बनाया जा सकता था, इस बात को भी वो मानते थे, इस बात पे भी जोर देते थे, यानी निजी संपत्ति के अधिकार को मान्यता दे रहे थे। यही आप
आगे देखें, एट इक्वलिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरीली स्टैंड फॉर यूनिवर्स सफरेज, यानी सार्वभौम मताधिकार की बात नहीं करता था। इन लिबरल्स का जो कहना था इक्वलिटी बिफोर लॉ, इसका मतलब ये नहीं था कि वो सबको समान मताधिकार की बात करते हैं। उनके नज़र में मत देने का अधिकार किसको होना चाहिए? मत देने का अधिकार उसे होगा जो टैक्स पेयर होगा, जो 3 डेज 9th में पढ़ चुके हो आप, जो 3 डेज के वेजेस के बराबर टैक्स पे करता हो, उसे ही मत देने का, उसे वोट देने का राइट टू वोट उसे होगा। महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। महिलाओं को उन्होंने माना कि नहीं, ये पॉलिटिकली एक्टिव नहीं है, ये पैसिव लोग हैं। कुछ दिनों के लिए जैकोबिनों के शासनकाल में पुरुषों को मत देने का अधिकार दिया गया, हालांकि उस टाइम भी महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। नेपोलियन ने क्या किया, फिर जब नेपोलियन आया था तो उसने फिर से लिमिट कर दिया था मत देने के अधिकार को, और वुमेन्स को उसने क्या माना, वुमेन्स को अपरिपक्व माना, और उसने वुमेन्स को उनके पिता और उनके पति के अधीन या उनके देख रेख में रहने का आदेश दिया, या उस तरह के नीतियों को बनाया जिसमें महिलाएं उनके ऊपर निर्भर रहें। तो इस तरह की व्यवस्थाएं थी। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, हमारा जो इससे लिबरल थिंकिंग का से रिलेटेड है, इन इकोनॉमिक स्फीयर, आर्थिक दृष्टिकोण से आर्थिक क्षेत्र में इनके विचार क्या थे। लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, बाजार को खुलना चाहते थे, एंड अबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, यानी उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीज़ों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था। 19वीं सदी के दौरान उभरते हुए मध्य वर्गों की यह जोरदार मांग थी। आइए हम 19वीं सदी के पहले भाग में जर्मन भाषी इलाकों के उदाहरण लें। नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे प्रदेशों से 39 यानी 39 स्टेट्स को मिलाकर के एक महासंघ बना था। इनमें से प्रत्येक की अपनी अलग मुद्रा और नापतोल की प्रणाली थी। ऐसा लिबरल्स क्यों चाहते थे, उसके पक्ष में यहाँ तर्क दिया गया है। ठीक है, 1833 में हायसबर्ग से न्यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाला एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्कों यानी 11 सीमा शुल्कों से होकर के उसे गुजरना पड़ता था। आप यहाँ देख सकते हैं, अ मर्चेंट ट्रेवलिंग इन 1833 फ्रॉम Hamburg to Nuremberg to sell his goods would have had to pass through 11 customs barriers and pay a customs duty of about 5% at each on of them। अब आप इससे अंदाज़ा लगाओ, अगर यहाँ से बिहार से, हमारे बिहार से और इधर केरल तक जाना हो और 11 स्टेट पढ़ते हो, सपोज करें आप, और यहाँ 11 जगह पे किसी गुड्स के लिए, जैसे आपके यहाँ इस समय मैंगो का या आम का उत्पादन हुआ है, इसे अगर वहाँ ले जा कर के बेचना हो आपको, या यहाँ से आपको वीट ले जा कर के वहाँ बेचना हो, गेहूँ बेचना हो, इस साल उत्पादन हुआ है जो, और वहाँ 11 जगह पे 11 टाइम उसे कस्टम बैरियर्स पे 5% देना पड़े, तो उसका मूल्य कितना हो जाएगा। इसके वजह से तमाम तरह की असुविधाएं हो रही थी। और आप सोच रहे हो कि यूरोप में राष्ट्रवाद के निर्माण से इसका क्या संबंध है। बहुत सारे जो थिंकर्स थे वो आर्थिक दृष्टिकोण से भी ये मान रहे थे कि अगर किसी नेशन में एक तरह के टैक्सेज होंगे, ये जो टैरिफ बैरियर्स हैं, कस्टम बैरियर्स हैं, वो कम होंगे या ख़त्म होंगे एक नेशन के अंतर्गत, चाहे वो विभिन्नताएं कितनी भी हो, तो उसमें एक नेशनल यूनिटी की थिंकिंग आएगी, एक तरह का आर्थिक दृष्टिकोण भी उत्पन्न होगा, और यह एक राष्ट्र के निर्माण के लिए, एक नेशन स्टेट के फॉर्मेशन के लिए काफ़ी वाजिब होगा। साथ ही साथ अगर नापतोल की इकाई की बात करें तो इसमें भी काफ़ी वेरिएशन था।
आप यहाँ देख सकते हो द मेजर ऑफ क्लॉथ फॉर एग्जाम्पल वॉज द एले, एले नापतोल की इकाई थी, विच इन ईच रीजन स्टूड फॉर डिफरेंट लेंथ। अब देखिए कितनी प्रॉब्लम होती थी। अगर आप यहाँ कपड़े का व्यवसायी हो, यहाँ से उत्तर प्रदेश जाते हो, तो यहाँ किसी कपड़े का माप कुछ और होगा, वही इंच दूसरे जगह बदल जाएगा, उसके बाद वाले मध्य प्रदेश में जाते हो तो वहाँ बदल जाए, तो कितनी प्रॉब्लम होगी। इसे भी सेम करने पे ध्यान दिया गया। एन एले ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल बॉट इन फ्रैंकफर्ट वुड गेट यू 54.7 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ इन मेंस, 55.1 सेंटीमीटर इन न्यूरेमबर्ग, 65.6 सेंटीमीटर इन फ्राइबर्ग, 53.5 सेंटीमीटर। तो इन फ्राइबर्ग 53.5 सेंटीमीटर, सॉरी। तो आपने क्या देखा, अलग अलग एरियाज में नापतोल की इकाइयाँ बदल रही थी। अब व्यवसायी को कितने कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा होगा, खरीदार को भी कितने कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा होगा, हिसाब लगाना कितना प्रॉब्लम का काम होगा। इन सारी चीज़ों को जब एक करने की बात आई, ये जो लिबरल्स थे या जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे या जो नेशनलिस्ट थे, ये सभी ये चाहते थे कि इस तरह की सिस्टम डेवलप की जाए। और ये कहीं ना कहीं इसे जो थिंकर्स थे वो राष्ट्रवाद के निर्माण में या नेशन स्टेट के डेवलपमेंट में भी हेल्पफुल मानते थे। सच कंडीशंस वेयर व्यूड एज ऑब्स्टेकल टू इकोनॉमिक exchange and growth by the new commercial classes who argued for the creation of a unified economic territories, allowing the unhindered movement of goods, people and capital। कोई भी व्यवसाय बिना बाधा के क्या चाहता है, यानी बाधा रहित मूवमेंट चाहता है, जिसके वजह से उसे अपने व्यवसाय को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। सेज का फॉर्मेशन इसी पे आधारित है। गवर्नमेंट एक नियमों को ऐसे फ्लेक्सिबल बनाती है जिससे कि बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं आपके कंट्री में आए। या व्यवसाय तभी काम करना चाहता है जब उसे आसानी से काम करने का मौका मिले, उसे कैपिटल को इन्वेस्ट करने में, गुड्स को, पीपल्स को कैरी एक जगह से दूसरे जगह ले आने में अगर प्रॉब्लम नहीं होती है तो उसका प्रोडक्शन सही होगा और उसका वो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट पाएगा और साथ ही साथ वहाँ पे वस्तुओं का मूल्य भी एक सही वे में होगा। इन 1834 अ कस्टम यूनियन ऑफ जाल्वेराइन, आप इसे अपने नोट्स में नोट डाउन भी करेंगे। जाल्वेराइन वॉज फॉर्म्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रसिया एंड ज्वाइंड बाय मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स। द यूनियन एबॉलिश tariff barriers and reduced the number of currencies from over 30 to 2, यानी करेंसीज भी काफ़ी डिफरेंट थी। जाल्वेराइन जो संघ बनाया गया उसमें एक चीज़ पे ध्यान दिया गया कि ये जो 30 है उसे 2 में कन्वर्ट कर दिया गया, तो इसका भी काफ़ी प्रभाव हुआ। दी क्रिएशन, यानी आप शायद इसमें कन्फ्यूजन हो रहा हो आपको, यानी करेंसी एक एरिया में अलग यहाँ कुछ और हो, किसी और राज्य में कुछ और हो, किसी और राज्य में कुछ और हो, तो भी प्रॉब्लम होगी। इन सारी चीज़ों को भी नेशन स्टेट के फॉर्मेशन में और राष्ट्रवाद के निर्माण में हेल्पफुल माना गया और इस तरह के सुधारों पे जोर दिया गया। ए वेब ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथन द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स ग्रोइंग एट द टाइम। तो इसकी वजह से क्या हुआ, एक राष्ट्रवादी जो सोच है उसका विकास हो सका। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उस पर, ए न्यू कंजर्वेटिव आफ्टर 1850। कंजर्वेटिव तो थे ही, रूढ़िवादी लोग तो थे ही, लेकिन ये न्यू कंजर्वेटिव कैसे हुए। आपने नेपोलियन के बारे में पढ़ा, ठीक है। द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815, यूरोपियन गवर्नमेंट्स वेयर ड्राइवन बाय अ स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म, यानी बहुत सारे जो कंट्रीज ने मिल करके नेपोलियन को हराया था, वो क्या चाहते थे, वो एक
जो कंजर्वेटिव थिंकिंग थी, यानी कंजर्वेटिव थिंकर्स वो थे जो राजशाही में विश्वास करते थे, जो पुरानी व्यवस्थाएं थी, ऊंच नीच और अन्य चीज़ों में विश्वास करते थे, वैसे लोग कंजर्वेटिव थे। ऐसे कंजर्वेटिव लोगों की जो थिंकिंग है अब वो चेंज हो रही थी। वो जो कंजर्वेटिव थे वो किस चीज़ को बनाए रखना चाहते थे? वो मोनार्की को बनाए रखना चाहते थे, वो चर्च को बनाए रखना चाहते थे, जो सोशल हायरार्कीज हैं, ऊंच नीच की जो बातें हैं उसे बनाए रखना चाहते थे। प्रॉपर्टी एंड फैमिलीज शुड बी प्रिजर्व, ठीक है। तो इस तरह के जो सिस्टम थी उसे बनाए रखना चाहते थे। बट जो न्यू कंजर्वेटिव हुए उनमें उनके थिंकिंग में चेंजेज आया। उन्होंने देख लिया था कि राजशाही को ही चलाया नेपोलियन बोनापार्ट ने, और उसने मॉडर्नाइजेशन को भी एक्सेप्ट किया और उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि पहले जो राजा होते थे वो डरा करते थे, ठीक है। किस बात से डरते थे? कि अगर हम मॉडर्नाइजेशन को लाते हैं तो लोग हमसे बगावत कर जाएंगे, वो सारी चीज़ों को समझने लगेंगे, तो हमारा जो सिस्टम है वो नहीं रह पाएगा। इसलिए उन्होंने उसको रोकने की काम किया। यानी वो परिवर्तन को नहीं चाहते थे, काफ़ी स्लोली चेंजेस को चाहते थे। बट यही जिन लोगों ने नेपोलियन बोनापार्ट को हराया था उन्हें समझ में आने लगा, जिसमें ब्रिटेन, रसिया, प्रसिया, ऑस्ट्रिया ऐसे नेशंस थे, और भी बहुत सारे नेशंस थे, या वहाँ के लोग थे। उनके सेंटिमेंट में, उनके थिंकिंग में काफ़ी चेंजेज आया। और ये चेंजेस किस तरह के थी कि नहीं भाई, लोगों में लोगों को ये जो स्वाद लग गया है, लोगों को ये जो आदत लग गई है रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी की, और इसके थ्रू एक आज़ादी की जो उनके मन में आया, ये जो परिवर्तनों का दौर आया है, इसे बहुत लंबे समय तक बलपूर्वक नहीं दबाए रखा जा सकता है। इसलिए क्या करना चाहिए हमको? इसलिए हमें ये करना चाहिए कि हम, चूंकि नेपोलियन बोनापार्ट ने एक रास्ता तैयार कर दिया था, उसने उसे करके दिखाया था, अब इनके लिए आसान था। इन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, अब हम उस कंजर्वेटिव की थिंकिंग की तरफ, ऐसा नहीं कि सभी लोग परिवर्तन करना चाहते थे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कंजर्वेटिव या उसके कुछ हिस्से, उसके जो कुछ ग्रुप्स थे वो चेंजेज को जान लाना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया? राजतंत्र को तो लाया, बट परिवर्तनों को भी लाने की प्रक्रिया को स्टार्ट रखा, जिससे उन्हें लग रहा था कि लोग हमारे खिलाफ नहीं जाएंगे, लोग खुश रहेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम अपने व्यवस्था को चलाए रख सकते हैं। इसका पक्षधर एक था जो बहुत बड़ा एक डिप्लोमेट था, ठीक है, ऑस्ट्रिया का चांसलर, ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री ड्यूक मेटरनिक, जिसके प्रयासों के फलस्वरूप ये सब कुछ संभव हो पा रहा था। इसका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा। ड्यू ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना of 1850, which with the object of doing most of the changes that had come about in Europe during the Napoleonic War. The Bourbon dynasties had been deposed during the French Revolution was restored to power. In France, lost of territories it had annexed under Napoleon. क्या देखा आपने? एक ये जो न्यू कंजर्वेटिव माइंडेड लोग थे जिन्होंने नेपोलियन को हराया, जो लोग बदलाव चाहते थे और राजतंत्र भी चाहते थे, उन्होंने बर्बन डायनास्टी, जो लुई 16 था पहले बर्बन डायनास्टी का रूलर, बर्बन डायनास्टी को फिर से वहाँ स्थापित करना चाहा, क्योंकि वो अगर एक तरह की शासन व्यवस्था सभी जगहों पे लागू करते तो उनका पक्ष मजबूत होता। लेकिन साथ ही साथ फ्रांस कुछ ऐसा नहीं कर पाए, कुछ ऐसा फिर से गड़बड़ ना करे, इसलिए उसके शक्तियों को सीमित किया गया, उसके सीमाओं पे बहुत सारे राज्यों को स्थापित किया गया और बहुत सारे स्टेट्स को। लेकिन जर्मन जो कन्फेडरेशन था, जर्मन महासंघ था जिसे नेपोलियन ने फॉर्म किया था, उसे एज इट इज़ रहने दिया गया, उसमें कोई बदलाव नहीं की गई। और जो बाद में प्रसिया के लीडरशिप में वहाँ पे नेशन स्टेट उसके एकीकरण, जर्मनी के एकीकरण की जो प्रक्रिया हुई वो इसी आधार पे हो सकी। तो ये नेपोलियन का देन था कि वो जो 39 स्टेट्स जो था जर्मन कन्फेडरेशन के रूप में, वो एक उसका आधार बना। इन द ईस्ट रसिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड वाइल रसिया वॉज गिवन अ portion of Saxony. The main intention was
to restore the monarchies that had been overthrown by Napoleon and create a new conservative order in Europe. एक नए तरह के न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर को पूरे यूरोप में लागू करना इनका पर्पज हो गया। तो आपने क्या देखा है, जो न्यू कंजर्वेटिव माइंडेड लोग थे वो बदलावों के पक्षधर थे और वो इस तरह के बदलावों को ला करके यूरोप में कुछ चेंजेस को लाना चाहते थे। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक और आज के इस सेशन का लास्ट टॉपिक, द रिवॉल्यूशनरीज, क्रांतिकारी। आपने क्या देखा, पूरे यूरोप में फिर से पुरानी व्यवस्था को बहाल किया गया, राजतंत्र को लाया गया न्यू कंजर्वेटिव थिंकिंग के थ्रू। आफ्टर 1815 ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग 1850 द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रॉव मेनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडर ग्राउंड। इसका प्रभाव क्या हुआ, जब भी आपके विपरीत शक्तियां मजबूत होती है, यानी क्रांतिकारियों के विपरीत शक्तियां क्या थी, उसके पावर अगेंस्ट पावर्स क्या थे, राजतंत्र, ऑटोक्रेटिक जो सिस्टम था वो मजबूत हुआ। तो जितने भी रिवोल्यूशनरीज थे वो अंडरग्राउंड होते गए और अंडरग्राउंड होकर के उन्होंने अपने रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी को आगे बढ़ाए रखना वाजिब समझा, जिसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नेम है जुसेफे मैज़िनी, जो कहाँ जन्म लिया था, बॉर्न इन जेनोवा इन 1807। He became a member of the secret society of the Carbonari। कार्बोनरी एक सेक्रेट सोसाइटी, एक सेक्रेट संगठन था जिसका वो सदस्य बना, एक क्रांतिकारी संगठन थी उसका वो सदस्य बना और उसने 24 ईयर्स में ही वॉज सेंट इनटू एक्सिल इन, क्रांतिकारी गतिविधियों की वजह से 1831 में उसे लिगुरिया भेज दिया गया, वहाँ से निष्कासित कर दिया गया और वहाँ से उसने फिर से स्टार्ट किया अपने रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को अंडरग्राउंड रह करके ही, गुप्त रूप से ही अपने वॉलेंटियर को ट्रेन करना और पूरे यूरोप में नेशन स्टेट के फॉर्मेशन के लिए, एरिस्टोक्रेटिक सिस्टम को एबॉलिश करने के लिए इन गतिविधियों को स्टार्ट किया और उसके लिए उसने कुछ संगठनों को स्थापित किया, जिसमें आप देख सकते हो यंग यूरोप इन बर्न और यंग इटली इन मार्सेई। ठीक है, तो दो गुप्त संगठनों का फॉर्मेशन करके उसने पूरे यूरोप की में एक नए व्यवस्था को लाना चाहता था, जिसमें नेशन स्टेट का फॉर्मेशन हो, राष्ट्र हो और राष्ट्र राज्य हो, जिसमें बड़े क्षेत्रों को एकीकृत करके एक नेशन स्टेट का के रूप में फॉर्म किया जाए। मैज़नी बिलीव दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशन टू बी द नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। नेशन को उसने क्या बताया कि गॉड की ये थिंकिंग है, गॉड ये चाहता है या गॉड इस बात में विश्वास करता है कि नेशन स्टेट ही लोगों के लिए एक स्वाभाविक संस्था हो सकती है, स्वाभाविक इकाई होगी। So Italy could not continue to be a patchwork of small states and kingdoms। इसलिए इटली को क्या नहीं होना चाहिए, छोटे छोटे इकाइयों में, अतः इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों के पैबंदों की तरह नहीं रह सकता, उसे जोड़कर राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत गठबंधन बनाना ही था। यह एकीकरण ही इटली को मुक्ति का आधार हो सकता था। उसके इस मॉडल की देखा देखी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में गुप्त संगठन कायम किए गए, बनाए गए, उसका फॉर्मेशन किया गया। मैज़नी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध करने और प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने स्वप्न से मैज़नी और रूढ़िवादियों को हरा दिया। मेटरनिक ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का क्या माना, मेटरनिक ने जुसेप्पे मैज़नी को क्या कहा, ये हमारे सामाजिक व्यवस्था के लिए क्या है, खतरा है, द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। उसका सोशल ऑर्डर क्या था भाई, राजतंत्र, पुरानी जो व्यवस्थाएं थी उसको बनाए रखना चाहता था, क्योंकि वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, वहाँ का प्रधानमंत्री था,
जिस राजा के साथ रह रहा था वो तो चाहेगा ही राजतंत्र बहाल रहे, इसलिए उसने कहा कि ये इसके लिए सबसे ज़्यादा डेंजरस पर्सन है और इसका कुछ करना चाहिए, इसके इस तरह की चीज़ों को का दमन किया जाना चाहिए। आगे की चीज़ों को यानी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। फिलहाल इसे देखें, आप इससे रिलेटेड नोट्स का को फॉर्म करेंगे। अगर यहाँ आपको कुछ प्रॉब्लम फील होता है तो आप मुझे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट करके बताएंगे। थैंक्स।